एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो F-35 की तरफ से आ रही है, जो कि आप जानते हैं कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो कि विश्व में सबसे उन्नत सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट माना जाता है। पर इसकी कई प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो टेल है वो सुपरसोनिक स्पीड में खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इसको सही करने के बजाय अमेरिका ने इसके लिए एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने कहा है कि जो पायलट्स इसका इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ही समय के लिए सुपरसोनिक स्पीड पर अपना प्लेन उड़ाएं। वो जो अवधि दी गई है वो कुछ 1 मिनट तक की दी गई है और ये कहा गया है कि 1.3 मैक तक की स्पीड पर आप इसको 1 मिनट के लिए उड़ा सकते हैं। और उसमें कोई भी ऐसा फ्यूजलाज में चेंज नहीं किया गया जिसको करना चाहिए था। दिसंबर 2019 में ये केस सामने आया था और ये माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पैसा इन्वॉल्व होगा, समय इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा कई उसके ट्रायल करने पड़ेंगे। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है लॉकहीड मार्टिन का और अमेरिका का कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, इस पर और काम किया जाए। इसलिए इस प्रकार का काम चलाऊ जो आइडिया है उसको निकाला गया है। जानकारों का यह कहना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह सुपर क्रूज आसानी से कर सके और स्टेबल होकर उड़ सके। फिर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में जब यही चीज नहीं होगी या इसी चीज को करने के लिए कंपनी मना कर रही है तो ये किस प्रकार का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि जब एयरक्राफ्ट अपने सारे मिसाइलें या बम या जितने भी हथियार है उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसको दुश्मन से बचने के लिए अपने वापस बेस पे लौटना पड़ता है, तो वो एकमात्र जो उसका सहारा होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पे वापस उड़ना होता है। जब सुपरसोनिक स्पीड में इस प्रकार का एयरक्राफ्ट वापस नहीं उड़ सकता है और उसके लिए खतरा हो सकता है, तो क्यों इस प्रकार का एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करें, जो कि जेन्युइन प्रश्न हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि F-35 को एक अच्छा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मानते हैं तो उनको अपने विचार चेंज करने पड़ेंगे। वहीं बात करें चीन की, तो चीन के पास कई एयरक्राफ्ट हैं और वो अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, डेवलप कर रहा है, पर फिर भी उसको रशियन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। आपको पता है कि 24 की संख्या में Su-35 उसके द्वारा खरीदा गया है, पर यहीं तक वो सीमित नहीं है। वो अब रशिया से कुछ और एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। उनकी खुद की मीडिया ने यह चीज बताई है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ 3000 एयरक्राफ्ट चाइना के पास हैं, जो लगभग अमेरिका के बराबर के एयरक्राफ्ट की संख्या में माना जा सकता है। पर इसमें से बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि पुराने हैं और 1960-1961 के दशक के हैं और MiG-21 के भी कई चाइनीज वेरिएंट उपलब्ध हैं। यानी कि उनके खेप में पुराने से पुराने एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको मेंटेन करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस चीज से बचने के लिए चाइना चाहता है कि कुछ पुराने एयरक्राफ्ट को वो रिप्लेस करे रशियन एयरक्राफ्ट से, यानी कि Su-35 से। पर वहीं चाइनीज रक्षा जानकारों का यह मानना है कि चाइना अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको किसी भी विदेशी एयरक्राफ्ट से नहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो रशिया से एयरक्राफ्ट आते हैं वो महंगे होते हैं, उनकी सर्विसिबिलिटी बनाए रखना भी कठिन होता है और महंगा होता है। जब भी चाइना अपने पुराने एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा तो वो अपने खुद के बनाए हुए छोटे और हल्के एयरक्राफ्टों से ही इसको रिप्लेस करेगा। तो किसी भी प्रकार से यह नहीं माना जा सकता है कि ये जो चाइना Su-35 खरीदने जा रहा है उससे अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने वाला है। यानी कि चाइना को कहीं ना कहीं ये जरूर डर है कि चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो कि उनके एयरक्राफ्ट के द्वारा किसी विदेशी एयरक्राफ्ट को हरा सके या उससे लड़ सके, इसलिए वो थोड़ा सा रशियन एयरक्राफ्टों की तरफ भी देख रहे हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर आ रही है। 2 खबरें निकलकर सामने आई हैं जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली खबर, पाकिस्तान अपने जो कोरोना से असफलता है, कोरोना से लड़ने की जो असफलता है उसको छुपाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहा है। इमरान खान की कॉम्स्टेक में एक स्पीच हुई। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कोरोना वायरस के दौर में, चाइनीज वायरस के दौर में इस प्रकार की स्पीच देने उनके प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो उनके यहाँ लॉकडाउन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का है, हालांकि आर्मी अलग से लॉकडाउन करी हुई है, पर प्राइम मिनिस्टर के हाव भाव और प्राइम मिनिस्टर के भाषणों से ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे किसी भी प्रकार का प्राइम मिनिस्टर ने कोई लॉकडाउन किया हो। अब वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस स्पीच में नरेंद्र मोदी का नाम लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया, जिसके कारण वहां के गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमने लॉकडाउन नहीं किया तो यह बहुत अच्छा किया है।
भारत ने लॉकडाउन किया, यह बहुत बुरा किया है और इसी ऑब्सेशन में हमेशा पाकिस्तानी रहते हैं। वो हमेशा भारत से ही कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए। पर इस प्रकार की चीज अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी स्पीच में नहीं कही जा सकती है। ये तो मीडिया पर्सन्स का काम होता है, कुछ कम दिमाग के लोगों का काम होता है, या हमारे जैसे लोगों का काम होता है कि हम उनकी खबरें दिखाकर मजा लें। पर किसी प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता कि किसी दूसरे देश की बुराई करके मजा लिया जाए, या किसी देश के द्वारा कोई चीज की गई है और वह खुद उसका विपरीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन देशों में देखो गड़बड़ी हो रही है, तो इस कारण से हमने नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा किया। ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। वही बात करें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि भारत ने अपना विरोध जताया है। इसको आप समझने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को आपको समझना पड़ेगा। गिलगित बाल्टिस्तान ऐसा इलाका है जिसमें कि 2009 से पहले, या आप कह सकते हैं 2005 से पहले किसी भी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता था। इस्लामाबाद इसको डायरेक्ट रूल करता था, यानी कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो मेन सरकार है, वही इसको रूल करती थी। पर 2009 में एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें कि ये कहा गया कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी अपनी सरकार होनी चाहिए और अपना गवर्नर होना चाहिए, जिसके तहत 2015 में एक इलेक्शन कराया गया और उसमें अपनी सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बनी। अब 2020 में नया इलेक्शन होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। 2018 में एक और गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर आया जो कि 2009 वाले को सुपरसीड करता है और इसमें कई अमेंडमेंट दिखाए गए। इसमें फिर से गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया गया, पर अभी तक संवैधानिक तौर पे गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रकार का एक्सेशन हुआ ही नहीं है। ये तो सारा एक्सेशन भारत के साथ हुआ है। तो पाकिस्तान इस पर अपना एकाधिकार करने के लिए और विश्व जगत में दिखाने के लिए कि गिलगित बाल्टिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि वहां पे चीफ मिनिस्टर है, वहां पे गवर्नर है, इसलिए एक नया इलेक्शन करवाना चाहता है। और इस इलेक्शन के लिए फिर से 2018 वाले जो गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। इस अमेंडमेंट के तहत एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी अब वहां पर, जो कि पाकिस्तान की नॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होगी, और ये केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पर चुनाव कराएगी। कुल मिला के आप ये समझिए कि भारत का विरोध क्या है। यहाँ पर यह विरोध है कि पाकिस्तान वहां की पूरी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने का प्रयास कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से वो गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवा रहा है और धीरे धीरे इलीगली उसका एक्सेशन पाकिस्तान में करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस पर प्रभुत्व बना रहा है, जो कि एक सेमी प्रोविंस था पाकिस्तान का, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो पाकिस्तान की थी पर वहां पर उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। तो अब इस जो सेमी प्रोविंस है इसको पूरा प्रोविंस बनाकर धीरे धीरे वहां पर इस प्रकार के चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो दिखा सके। भारत का विरोध यही है कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, और भारत ने जो अपना विरोध जताया उसमें कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करो, पीओके को खाली करो। और हमें चाहिए, भारत को चाहिए कि इस चीज को बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, जिस प्रकार से वो हमारे आर्टिकल 370 के रिवोक होने को उठा सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो भारत भी आसानी से उठा सकता है। और शायद भारत इसी का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। पर इस प्रयास से काम नहीं चलेगा, आर्मी का एक्शन बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, या ऐसी चीज कि पाकिस्तान को एक बातचीत के टेबल पर लाया जाए और तब जाके इस प्रकार की चीजें भारत में मिलाई जाए, तभी ये चीजें हो पाएंगी। वहीं आप जानते हैं कि चाइनीज वायरस के कारण चाइना से बहुत सी कंपनियां बाहर निकलना चाह रही हैं, तो भारत ने कुछ लैंड को निर्धारित कर दिया है, कुछ लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर लैंड निर्धारित कर दिया है कि इसमें उन कंपनियों को काम दिया जाएगा या उन कंपनियों को ये लैंड दिया जाएगा जो कि चाइना से बाहर निकलेंगी, ताकि उनको आकर्षित किया जा सके। जब भी कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो लैंड एक्विजिशन होता है। इसके बाद वहां रोड प्रोवाइड करनी है, पानी प्रोवाइड करना है, बिजली प्रोवाइड करना है। भारत सरकार ये देख रही है कि कहां कहां पर वो इस प्रकार की चीज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि गुजरात में सोचा है उन्होंने, महाराष्ट्र में सोचा है, आंध्र प्रदेश में सोचा है। इस प्रकार की जगह चूज कर ली गई है जो कि लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर होती है। और यह माना जा रहा है कि भारत अब उन कंपनियों को आकर्षित करने का प्रयास करने के कारण ही इस प्रकार की चीज कर रही है। वहीं भारत ने यह भी कहा है, राज्य सरकारों से भी कहा है कि विदेशी कंपनियों को जो चाइना से निकलकर बाहर आ रही हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास करे अपने स्तर पे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।